प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। दर्शकों, आज का जो विषय है वो बहुत सारी प्रमुख घटनाएं हो रही हैं। धर्म ध्वजारोहण हुआ, मोदी जी G20 से आए, आज उन्होंने पांचजन्य शंख का भी अनावरण किया और देश को यह याद दिलाया कि मानसिक गुलामी से मुक्ति पानी है। पर साथ में एक घटना और हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक प्लेटफॉर्म है ट्विटर, अब एक्स कहलाता है, तो उसमें बहुत सारे हैंडल्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वहाँ से नैरेटिव बनते हैं, बनाए जाते हैं। फैक्ट चेकिंग के नाम पर कई लोग एजेंडा परोसते हैं और बहुत सारे इस प्रकार की वहाँ पे इंफॉर्मेशन आती है। न्यूज़ वहाँ पर सबसे पहले कोई ब्रेक करता है या बहुत सारी डिटेल्ड आर्टिकल्स वहाँ मिल जाते हैं। ट्रेंडिंग भी दिखता है कि आज के समय में, आज के दिन में क्या टॉपिक चल रहा है, जिस पर बातचीत चल रही है, जिस पर चर्चा चल रही है। तो उस ट्विटर पे एक जो उसके मालिक हैं एलन मस्क, एक फीचर लेकर आए। उस फीचर में क्या है कि आपका हैंडल किस देश से ऑपरेट हो रहा है। तो पता चला कि भारत में बहुत सारे ऐसे, कोई दलित चिंतक, कोई सवर्ण चिंतक, कोई महिलाओं का, फेमिनिस्ट का झंडा उठाए हुए, और यहाँ तक कि कांग्रेसियों का पर्सनल हैंडल पवन खेड़ा का, यह सब दूसरे देशों से चल रहा था। सबसे बड़ा उदाहरण इसमें मिला है, एक मोहम्मद जुबैर नाम का आदमी है, जो आपको याद होगा, नूपुर शर्मा जी भाजपा की जो नेत्री रहीं, अभी भी हैं। उन्होंने टीवी पर एक कमेंट कर दिया था और उस कमेंट को छोटा सा क्लिप काट के उस मोहम्मद जुबैर ने अपने हैंडल से कतर के लोगों को, सऊदी के लोगों को टैग किया और उसके बाद जो भी हुआ आपको सब पता है। तो उसको क्लिप कटुआ कहते हैं। वह संदर्भ हटाकर सिर्फ अपने मतलब की बात का क्लिप काट के आगे इस तरीके का झूठा एजेंडा परोसता है। मोहम्मद जुबैर वो आदमी है जिसको झूठ फैलाने के आरोप में और इस प्रकार से इंसाइटमेंट के आरोप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार पकड़ लिया था। तो उसकी जमानत मिली कहाँ से? सीधे सुप्रीम कोर्ट से। और न सिर्फ जमानत मिली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तत्कालीन चंद्रचूड़ जी ने यह इंश्योर किया कि इस बंदे को शाम 6 बजे तक आप छोड़ देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस को यह ताकीद दी, डर के मारे कि एक रात भी अगर यह उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ रह गया, पास रह गया, तो पुलिस क्या ही करेगी इसका। इस हद तक की प्रेजेंस वाले का जो मीडिया हैंडल है ऑल्ट न्यूज़, वह कहाँ से चल रहा है? अमेरिका से। ऑल्ट न्यूज़ दो लोग मिलकर चलाते हैं, प्रतीक सिन्हा, मोहम्मद जुबैर। प्रतीक सिन्हा भी गुजरात में कोई सिन्हा जी थे और मतलब एंटी मोदी कार्यक्रम चलाते रहे। प्रतीक सिन्हा भी वही कार्य करता रहा। और इन लोग का हैंडल कहाँ से चल रहा है? अमेरिका से। ओके, पवन खेड़ा का हैंडल कहाँ से चल रहा है? कांग्रेसी नेता जिसने मोदी जी पर अभद्र टिप्पणी की थी और उसको जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची, कांग्रेसी नेता है, आपको अक्सर स्पोक्स पर्सन, प्रवक्तागिरी करते हुए दिख जाएगा, तो उसको सुप्रीम कोर्ट से तत्काल बेल मिल गई। इस प्रकार की प्रेजेंस रखने वाले, इनका अपना ट्विटर हैंडल या अपनी इनकी आधिकारिक बातचीत का जो सोर्स है वह कहाँ से चल रहा है? अमेरिका से। न सिर्फ अमेरिका से, जैसा मैंने बताया, दलित चिंतक करने वाले, सवर्णों की चिंता करने वाले, भारत में हिंदुओं ने, ब्राह्मणों ने क्या अत्याचार कर रहा है, इस प्रकार की बात करने वाले, अंबेडकर जी का चेहरा लगाकर अपने हैंडल से सवर्णों पर कटाक्ष करने वाले, ये हैंडल कहाँ से चल रहे हैं? पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मलेशिया से। आप सोचिए, जब यह बात होती है कि विश्व की शक्तियां किस प्रकार से भारत के अंदर भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या उनको आपस में बांटने के लिए लगी हुई हैं, तो यह प्रक्रिया वो ऐसा नहीं 47 के बाद उन्होंने छोड़ दिया, यह उन्होंने लगातार किया है। और ये बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को भारत के हिंदुओं को विभाजित करने में क्या मज़ा आ रहा है? इनको क्या मिल रहा है? यही चरित्र है। आप देखेंगे भारत के हिंदुओं को जातियों में विभाजित करने का कार्य कौन करता है, और जो जातियां विभाजित हो जाती हैं उनको अपने साथ जोड़कर बाकी हिंदुओं पर सत्ता या शासन करने का प्रयास कौन करता है? मुसलमान वोट बैंक करता है। यह कहा जाता है कि 1990 तक कांग्रेस का जो मुख्य वोट बैंक था वह ब्राह्मण, सवर्ण, दलित और मुसलमान थे।
तो इन पार्टियों ने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि मैं मुसलमान को साइड छोड़ देता हूँ, थोड़ी देर सारे हिंदुओं को इकट्ठा कर लेता हूँ, तो हम तो मेजॉरिटी में अपने आप ही जीत जाएंगे। अगर जिसको चुनाव जीतना होता, अभी बिहार में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में आपने जो अभूतपूर्व विजय देखी, वो कोई बहुत अप्रत्याशित विजय नहीं। बस जो लोग अपनी जातियों के साथ वोट करते थे, जातियों के विधायकों को वोट करते थे, उनको बस उन्होंने हटकर अब हिंदू होकर वोट देना शुरू कर दिया है। और जाहिर सी बात है, हिंदू तो 50% से ज़्यादा ही है मैक्सिमम इलाकों में, तो उन्हीं के लोग जीतेंगे। तो यह अप्रत्याशित बस इतना है कि जातियों से हटकर लोगों ने हिंदू होकर वोट देना शुरू कर दिया है। तो मुसलमान वोट बैंक को अब कोई ऐसा मिल नहीं रहा है जिससे वो बोनस बना सके। तो हिंदुओं को विभाजित करने का मैक्सिमम काम आज तक कौन करता रहा है? इसका मतलब कौन बेनिफिशियरी रहा है? मुसलमान वोट बैंक। और यह इस ट्विटर हैंडल्स के इस एक्सपोज से दिख रहा है। और किस प्रकार से वैश्विक शक्तियां हमेशा यह चाहती रहीं कि हिंदू सदैव बटा रहे। अंग्रेज़ों ने तो डिवाइड एंड रूल किया, उन्होंने तो मुसलमान, ये जो कहानी हमें सुनाई जाती कि मुसलमान और हिंदुओं को बांटा ही अंग्रेज़ों ने, नहीं, मुसलमान बट के कोने में साइड में खड़ा था। अगर वह स्वतंत्रता आंदोलन का इतना बड़ा हिस्सेदार होता तो गांधी जी को वो अली बंधुओं के पास जाकर खिलाफत आंदोलन भी बेवकूफ़ बनाने का नाम है। वो तुर्की के खलीफा के लिए आंदोलन करने के लिए, मुसलमानों को जोड़ने के लिए तुर्की के खलीफा का समर्थन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जहाँ पे तुर्की के अपने लोग उसका समर्थन नहीं कर रहे थे। और उस आंदोलन के नाम पर भी मुसलमानों ने क्या किया? मोपला किया, बहुत सारे ऐसे दंगे किए जहाँ हिंदुओं को उन्होंने मारा। और जब स्वतंत्रता लेने की बात आई, तब तक ये लोग हिस्सा मांगने पहुंच गए। जब वाकई में संघर्ष करना था तब साइड में खड़े थे, अंग्रेज़ों का साथ दे रहे थे। वो जो सैयद अहमद खान है जिसने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई, वह अंग्रेज़ों का साथी था, उसको सर की उपाधि मिली हुई थी, सर सैयद अहमद खान। और कांग्रेस के भी जो कई सारे मुसलमान प्रेसिडेंट रहे, वह भी अंग्रेज़ों के ही सेवक रहे, उनको अंग्रेज़ों से ही अवार्ड्स मिले। लेकिन भारत को बांटने की, जब भारत से हिस्सा लेने की बारी आई, तो ये वहाँ पहुँच गए। और उसके बाद जो मुसलमान वोट बैंक भारत में रह गया, उसने सदैव नेताओं को यह बताया कि हम तो इतना % हैं, तुम बस थोड़ा सा उधर ले आओ, पूरा मत लाना। दूसरा, यह जातियों में विभाजित करने का काम मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया। पहले वह अखबारों के माध्यम से, आज तक हमें बताया जाता है कि यह चुनाव हो रहा है, यहाँ पे यह जाति वोट दे रही है, यहाँ पे यह जाति वोट दे रही है। उन लोगों को जातियों में वोट देने का भी एक कारण था। जब नेहरू ने लाइसेंस कोटा परमिट राज बनाया और इस नीति से पूरे भारत का गला घोंट कर रखा, किसी को कुछ करने नहीं दिया, हर कार्य पर एक अधिकारी, सरकारी अधिकारी की मुहर चाहिए थी, या यह तय करना कि किस जनता को कितना किलो चीनी मिलेगा, कितना पेट्रोल मिलेगा, कितना कॉपी लिखने के लिए बच्चों को कितनी कॉपियाँ मिलेंगी, बिजली नहीं मिलेगी, सड़क नहीं देना है। और जब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री आए, तब खाने को फिर ग्रीन रेवोल्यूशन करके जो है देश ने अन्न के मामले में आत्मनिर्भरता लाई। और यह जब कार्यक्रम चला इंदिरा गांधी ने समाजवाद का, सेकुलरवाद का, 1991 तक देश को दिवालिया पे पहुंचा दिया। जब भारत में गांव देहात में कहीं रिसोर्सेज ही नहीं है, तो वो जिस समाज में इंसान रहता वो उसका समाज ही रिसोर्स था। उसके लिए एकमात्र रिसोर्स वो था जो वो नेता जो विधायक बन जाएगा, क्योंकि सत्ता उसके पास है, शक्ति उसके पास है, थोड़े बहुत रिसोर्सेज उसके पास है। तब वह जाके अपनी जाति के आदमियों को वोट देता था कि चलो हमारा आदमी यदि सत्ता में पहुंच जाएगा तो हमें थोड़े बहुत रिसोर्सेज मिल जाएंगे। जो कांग्रेसी तंत्र था कि अपने ही विधायकों को, अपने ही सांसदों को सरकार की सारी जो जितनी उससे इकोनॉमी निकल रही थी, ठेका पट्टा या पेट्रोल पंप के लाइसेंस या अलग अलग लाइसेंस, वह अपने ही तंत्र को देते थे। और उसी रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा के वह अपने लोगों को ही बस बांटता था, पूरे समाज को नहीं, थोड़े थोड़े लोगों को। और ये इनका चरित्र है, बाकी समाज को गरीब रखना। अमेठी रायबरेली का इतिहास हमें पता है, कितना गरीब रखा कांग्रेसियों ने। और इनके समर्थन में कौन खड़ा था? इस व्यवस्था के समर्थन में मुसलमान, ताकि सत्ता का अधिकार पाकर सारी जनता को चूसा जा सके या कंट्रोल किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके।
ऐसे ही चरित्र वाले लालू, मुलायम, मौलाना मुलायम, कांग्रेसी और अरविंद केजरीवाल और पुराने जितने नेता रहे इस प्रकार के, इन सब के समर्थन में कौन खड़ा रहा? जंगल राज, माफिया राज के बावजूद मुस्लिम वोट बैंक किसको वोट देना चाहता है? सिर्फ कुछ दलितों को साथ लाना चाहता है, सिर्फ कुछ ओबीसी को साथ लाना चाहता है। कहीं पर बंगाल में सवर्णों के साथ खड़ा है, वहाँ दलितों पर उसका अत्याचार होता हुआ नहीं दिख रहा है। बंगाल में आज तक, पश्चिम बंगाल में आज तक ब्राह्मण के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, और यह मेन स्ट्रीम मीडिया कभी इस बात का जिक्र नहीं करता है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया सारे देश में जातिवाद की बात करता है, वह बंगाल में हो रहे भयानक जातिवाद की बात नहीं करता है कि वहाँ सवर्णों पर कोई सवर्ण अत्याचार कर रहे दलितों पर, यह कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता। क्यों? क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी और कम्युनिस्टों ने किया है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने सदैव यही बताया कि वोटिंग ऐसी हो रही, जाति यहाँ दे रहा है, जाति वहाँ दे रहा है। तो हमने जाहिर सी बात है यही सवाल बार बार पूछा कि मुसलमानों में जातियों की बात क्यों नहीं की? मुसलमानों को सदैव इकट्ठा हैं, यह मीडिया ने आम हिंदू जनता को क्यों समझाया? हिंदुओं को एक होकर वोट देने की जो आज प्रक्रिया चल रही है या समझाया जा रहा है, उसके खिलाफ यह मीडिया क्यों खड़ा है? और फिर भी अभी वही करे जाति में बट गए, जाति में बटे हुए हैं। और जब हमारे यहाँ के मुख्य नेतृत्व योगी जी और मोदी जी इस प्रकार की बातें करते, अमित शाह जी की बटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जब इस प्रकार के नारे दिए जा रहे हैं तो उसको कम्युनल कहा जा रहा है। क्यों? जिसने काटा उसके कुकर्म क्यों नहीं बताते हो? टाइम्स ऑफ इंडिया जब भी कोई मौलाना या सूफी पीर या इस तरीके की दरगाह का मालिक किसी बच्ची के साथ रेप करता है या कुछ घृणित कार्य करता है, तो हिंदू बाबा का बाबा ने यह किया, तांत्रिक ने यह किया, और नीचे छोटा सा उसका नाम लिख देते हैं और तस्वीर भी लगाते हैं हिंदुओं की। जब कोई बुरी घटना होती है तो हिंदुओं की तस्वीर। ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी है जातिवाद का फर्जीवाड़ा फैलाया है। मैं ट्विटर की बात कर रहा था। आप सोचिए किस प्रकार से आज भी वैश्विक शक्तियां हमारे यहाँ के मुसलमान वोट बैंक का इस्तेमाल करके हिंदुओं को विभाजित जाति में या किसी भी रूप में, नॉर्थ साउथ, हिंदी, तमिल, द्रविड़, और कुछ भी करके बस डिवाइड करना है। क्यों? टुकड़े करेंगे तभी कंट्रोल कर पाएंगे, तभी कब्जा कर पाएंगे। इन लोग का शगल है सभ्यताओं को निगल जाना, और भारत नाम की सभ्यता इनके सामने 2000 साल से आंख बाए खड़ी है, सीना तान के खड़ी है, फिर उठ खड़ी हो रही है, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि इन्होंने अमेरिका निपटाया, यूरोप में भी क्रिश्चियंस ने कितने अत्याचार किए, इस्लाम ने तो जो अत्याचार जहाँ जहाँ किया वह हमें आपको पता ही है। और इनके पास यदि तेल का पैसा ना हो और दूसरी सभ्यताओं को पर पैरासाइटिक बिहेवियर न करने का मौका मिले, तो पाकिस्तान जैसे बुरे हालात हो जाते हैं, क्योंकि अब वहाँ हिंदू मारने को बचा नहीं, हिंदू लूटने के लिए बचा नहीं, इसलिए वहाँ गरीबी है। इनके मौलानाओं के फतवों से मुसलमान चलते हैं, देश नहीं चल सकते। देश को बेहतर बनाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज का ही नेतृत्व कर सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में मोबाइल आम हो गए। क्यों? ताकि लोग आपस में बातचीत कर सकें। उस जनता को नियंत्रित करने का कार्य अटल जी ने नहीं किया, स्वतंत्र करने का कार्य किया। पहली बार गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिग पुश लाए, बड़ा कार्य लिया। नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी, सोनिया ने कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य करने का प्रयास क्यों नहीं किया? लोगों को बैंकों का एक्सेस क्यों नहीं दिया? जनता को नियंत्रित करने के लिए उसके रिसोर्सेस कम से कम हो, जनता अपने लिए स्वयं पैदा न कर सके, यह इन लोग का व्यवहार था। 9 सिलेंडर मिलना चाहिए कि 12 सिलेंडर मिलना चाहिए, ये 2013 में बैठ के लोग डिसाइड कर रहे थे। और इससे मुख्य रूप से जनता कौन थी? हिंदू जनता ही थी। नेशनलाइज कर दिया इंदिरा गांधी ने, लेकिन बैंक लोगों के अकाउंट नहीं खोले ताकि आपस में मनी का ट्रांजैक्शन कर सके। कैश ट्रांजैक्शन ही चल रहा था, जो कि कम्बरसम प्रोसेस था। आज यूपीआई आया है, मोदी जी ने यूपीआई किया है, तो क्या देश का हर आदमी कहीं बैठ के किसी के साथ भी 2 मिनट में अपने सारे पैसे ट्रांजैक्ट कर सकता है? ट्रेसेबल है। स्वतंत्रता दी है यह लोगों को आपस में ट्रांजैक्ट करने की। जीएसटी लाए कि यह समाज अपना बिजनेस किसी के साथ भी, पूरे देश में किसी के साथ भी कर सके। उसमें बीच में सेल्स टैक्स ऑफिस और ऑक्ट्राई और यह वह फॉर्म C, फॉर्म 38, यह सब की नौटंकी खत्म हो जाए।
तो हिंदू शासक जनता को स्वतंत्र करता है अपने सारे कार्य करने के लिए, रेगुलेट करता है कि आप गलत काम न करें, पर स्वतंत्र करता है कि आप जो चाहें जो मर्जी करें। आप डेवलपमेंट करना चाहें, आप नए आइडियाज़ लाना चाहें, आप ड्रोन करना चाहें, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें, आप इन्वेंशन करना चाहें, आप सब कुछ कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट्स IITs को खोल दिया कि भाई तुम अपने यहाँ पे बच्चों को स्टार्टअप इंक्यूबेशन करिए, करिए। और देखिए, आप संख्या देखिए। और यही नेहरू, गांधी, इंदिरा ने क्या किया, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स और बाहर वालों के एजेंट थे, इसलिए इन लोगों ने जनता को स्वतंत्र नहीं होने दिया। आज स्वतंत्रता का एक मतलब और है, ट्रांसपेरेंसी। पता तो चले कौन कहाँ से बात कर रहा है। तो जब पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, मलेशिया, अमेरिका में बैठे हुए लोग भारत का नैरेटिव तय कर रहे हैं, तो इस बात को जब ट्विटर पर सामने लाया गया है, कई लोगों के हैंडल बंद हो गए। इनका इंटरेस्ट है भारत को तोड़ने में। ये बहुत बढ़िया फीचर है, इसका सदुपयोग करिए। कम से कम यह पता चलना चाहिए कि कौन आदमी कहाँ से क्या, जो भी बोल रहा है वो कहाँ से बोल रहा है। अपनी ज़मीन तो बताओ, किस ज़मीन पे खड़े होकर किस ज़मीन के लिए बात कर रहे हो। पाकिस्तानी हैंडल अपने यहाँ का तुम्हें नहीं दिखता है कि तुम्हारा देश गर्त में जा चुका है, तुम्हारे यहाँ के सारे लोग गर्त में जा चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, कांग्रेसी सोशल मीडिया के बहुत सारे हैंडल बाहर से चल रहे हैं, पाकिस्तान से भी चल रहे हैं। तो यह कांग्रेस, यह मुसलमान वोट बैंक, यह बाहरी शक्तियां हिंदुओं को विभाजित करके भारत पर जो कब्जा करने का प्रयास कर रही हैं, उस प्रक्रिया में एक जरा सा डेंट लगा है, सिर्फ और सिर्फ यह बता के कि जो हिंदुओं को विभाजित करने का प्रयास किया जा रहा है भारतीय समाज को, उसमें बस एक छोटा सा कार्य किया गया। तुम कहाँ खड़े हो, किस ज़मीन से कर रहे हो, बस इतना बता दो, तुम्हारी सारी नीयत, चरित्र सामने बाहर आ जाएगा। और आ गया है। और इसी तरीके से जैसे जैसे पारदर्शिता बढ़ेगी, आज तेजस्वी को फंड कौन करता है, अखिलेश को फंड कौन करता है, क्रिश्चियन मिशनरीज फंड कर रही हैं इन लोग को आज के समय में। केजरीवाल को फंड कौन करता है पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्टोरल बॉन्ड पर कि चुनावी प्रक्रिया में पैसा कहाँ से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है पता करो ना, बताओ ना। और जज साहब लोग की भी अगर इनकम और खर्चे का पारदर्शिता हो जाए तो वाह भगवान, भारत कितना ही बेहतर हो जाएगा। तो इस घटना के साथ आज यह पता चला कि वैश्विक शक्तियां अभी भी लगी हुई हैं, और जैसा मैं कह रहा था कि हम अभी भी युद्ध में हैं, और इस युद्ध में यह सारी प्रक्रियाएं, ये सब कुछ लड़ाई का ही हिस्सा हैं। जितने आपको हैंडल्स दिखते हैं उनका लोकेशन देखिए, वो कहाँ बेस्ड है। और यदि उन्होंने साउथ एशिया लिख रखा है तो 100% बांग्लादेश या पाकिस्तान बैठे हैं। उन्होंने तत्काल चेंज कर दिया है। उनको ऑप्शन मिला पाकिस्तान दिखाने का, तो उन्होंने साउथ एशिया दिखा दिया। साउथ एशिया में वो सुनने लगता है कि भारत भी आ जाता है, तो साउथ एशिया वाले भी वही हैं। तो इन लोगों को बिल्कुल, आप जहाँ भी अगर यदि आप ट्विटर एक्सेस करते हैं, इस प्रकार के हैंडल्स वो देखिए वो कहाँ बेस्ड है और उन्हें एक्सपोज करिए। तो यह छोटी सी जानकारी आपसे साझा करनी थी कि किस प्रकार से वैश्विक शक्तियाँ अभी भी भारत में इस प्रकार का युद्ध और नैरेटिव लगातार पुश कर रही हैं, भारत नाम की सभ्यता से लड़ाई लड़ने का लगातार कार्य कर रही हैं। और हमें समझना पड़ेगा कि हम युद्ध में हैं और हमको भी यह लगातार जवाब देते रहना है। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यदि आपको बात उचित लगी हो, जानकारी उचित लगी हो, तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।